हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति सही, मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन। एक्चुअली प्रकाश दो पार्ट में बटा हुआ है, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन हम पूरी डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसके बाद हम देखेंगे, अपवर्तन के बाद हम देखेंगे पार्श्विक विस्थापन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI जो बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता। तो इस वीडियो को आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो लास्ट तक जरूर देखें ताकि कुछ भी ना छूटे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है? तो चूंकि हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की जाता, परावर्तन का मतलब क्या होता था? प्रकाश लौट जाता था, नहीं किसी भी चीज से टकराकर वो लौट जाता था। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब चलती है, ठीक है, चल रही है, तो जब बीच में कोई चीज मिलता था तो उसमें लौट जाता था। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जब प्रकाश चलना शुरू किया तो उसके अंदर चला जाता, उससे पार हो जाता। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपना दिशा परिवर्तन करता है थोड़ा सा और उसी रास्ते से चल देता। ठीक है, हल्का मुड़ के सीधे निकल जाता नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरी पारदर्शिक माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हवा, नहीं हवा एक माध्यम है, प्रकाश के चलने की माध्यम क्या होता है जिसमें प्रकाश चलता नहीं, एक माध्यम है प्रकाश के चलने के लिए, एक माध्यम। तो हवा एक माध्यम है जिसमें प्रकाश चलता नहीं। और कांच भी एक शीशा जो देखें, ग्लास, वो भी एक माध्यम है। ठीक है, तो हुआ ये कि ये हवा है और हवा में एक ग्लास रखा हुआ है बहुत बड़ा। ठीक है, अब ये किरणें, प्रकाश की किरणें तो जा रही है तो सीधे जा रही है नहीं। जब ये प्रकाश चलना शुरू किया तो एयर से सीधे, जैसे जब कांच में जाना होगा, कांच दूसरा माध्यम हो गया, हवा था दूसरा माध्यम और कांच हो गया दूसरा माध्यम। नहीं, तो हवा से जब कांच में जाती है तो एक्चुअली परावर्तन में क्या हुआ था कि लौट जाता था, दर्पण रहता था नहीं, पर इसमें लौटता नहीं है, इसमें पार हो जाता, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में चला जाता। लेकिन जब दूसरा माध्यम में जाता तो वह सीधे रास्ता पर नहीं चलता, वह मुड़ जाता, हल्का मुड़ जाता नहीं, या तो ठीक है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती नहीं, या मुड़ जाती है नहीं, या दिशा परिवर्तन करता। तो इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जब एक माध्यम से, देखो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में नहीं जाएगा, जब एक ही माध्यम में चलित रहेगा, तो हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। तो प्रकाश चलना शुरू किया नहीं, तो बीच में जब कुछ नहीं रहेगा तो सीधा चलते रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको बीच में कुछ दूसरा माध्यम मिल गया तो उसमें प्रवेश कर जाता। ठीक है, लेकिन जैसे प्रवेश करता है तो जब बाहर निकलता तो हल्का मुड़ जाता, हल्का मुड़ जाता है, वो अपना दिशा परिवर्तन कर देता। तो इसी मुड़ने की घटना को, इसी दिशा परिवर्तन करने की घटना को, जो ये घटना हो रही है, उसी को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। अगर वो टकरा के लौट जाता तो इस घटना को परावर्तन बोलते हैं। लेकिन अगर टकराया लेकिन उसी माध्यम में प्रवेश कर गया, पार हो गया और पार होगा तो अपना दिशा जरूर परिवर्तन करेगा, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो ये हवा है, ये कांच है, किरणें हवा से कांच में जा रही है। ठीक है, तो जब भी हवा से कांच में जाती है तो अपना दिशा परिवर्तन कर दिया नहीं, क्योंकि अगर जाना चाहिए था, अगर ये कांच नहीं होता तो इस रास्ता से जाती, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाके हल्का मुड़ गया, तो इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। यहाँ पर भी नीचे से जा रही, कांच से हवा में जा रही, तो माध्यम चेंज हुआ, दिशा परिवर्तन हो गया। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। इसमें ध्यान से देखिए कि जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है, नहीं जो किरणें आपतित होती है उसको
आपतित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें परावर्तित नहीं होती है, इसमें किरणें सीधे निकल जाती है। तो किरणें निकल जाती है, हल्का मुड़ती है नहीं। तो उससे पहले आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डालते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। ठीक है। तो ये आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। और इसमें होगा क्या, जो किरणें आपतित हो रही है उसकी आपतित किरण बोलते हैं। और इसमें दो माध्यम है, नहीं एक ये माध्यम है, एक ये है। पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम है, पहला या दूसरा। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हल्का मुड़ जाता, मुड़ गया, मुड़ गया, दिशा परिवर्तन किया। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो जो ये किरणें अब निकलती है नहीं, एक जो लौटती थी परावर्तन में उसको परावर्तित किरण बोलते थे। और जो पार हो जाता है सीधे अपवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे। तो परावर्तन होता था उसमें तो उसको परावर्तित किरण बोलते थे, लेकिन इसमें अपवर्तन हो रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसको आई से लिखते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और यहाँ पे जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसको आर से लिखते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं मतलब अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि माध्यम दो तरह के होता है, नहीं एक होता है विरल माध्यम, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। माध्यम दो तरह के होता है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देख दिए हैं उसको अच्छा से देखते हैं। नहीं तो एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम हम किसको बोलते हैं और सघन माध्यम हम किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होती है, नहीं कम नहीं सॉरी ज़्यादा होती है, नहीं प्रकाश की चाल जिसमें ज़्यादा होती है वो विरल माध्यम कहलाती है। और जिसमें प्रकाश की चाल धीमा कम होती है वो सघन माध्यम कहलाती है। नहीं और ये अपेक्षिक होता, जैसे हवा और कांच को अगर हम ले लिए, हवा और कांच को ले लिए तो हम बोलेंगे हवा और कांच में, हवा और कांच में हवा जो वायु है वो कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम। और जो कांच है वो कैसा होगा, सघन होगा। सघन, सघन है, सघन मतलब गाढ़ा नहीं, सघन, सघन है मतलब उसमें प्रकाश की चाल धीमा चलेगा, प्रकाश धीरे धीरे चलेगा। विरल है मतलब रेयर, प्रकाश संदम पूरा फुल स्पीड में चलेगा। नहीं तो हवा, वायु और कांच में वायु कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल। क्यों? क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल कम होती है, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है नहीं और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रकाश की चाल किसमें कितना होती है। तो निर्वात, निर्वात किसको बोलते हैं, निर्वात उसको बोला जाता है जहाँ कुछ भी नहीं, वैक्यूम जिसको वैक्यूम बोलते हैं, जहाँ एयर भी नहीं, हवा का मॉलिक्यूल भी नहीं, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं। जैसे अंतरिक्ष में अगर चला जाए बहुत ऊपर, एयर हवा से भी ऊपर, वायुमंडल से ऊपर, तो ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उसको बोलते हैं निर्वात, उसको बोलते हैं निर्वात। अब जहाँ कुछ भी नहीं है मतलब प्रकाश को वहाँ जहाँ कोई रोकने वाला नहीं है वहाँ तो प्रकाश सबसे तेज चलेगी नहीं, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। एयर में तो हवा कुछ कुछ रोक सकता, पर निर्वात में तो कुछ भी नहीं। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर, मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। और अगर किलोमीटर में बदल दिया तो 3 लाख किलोमीटर। सोचो कि प्रकाश की चाल कितना ज्यादा होता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला प्रकाश, इससे ज्यादा तेज ना तो कोई चीज चलता है ना ही कभी चल सकता नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। इसको c से लिखते हैं, c से। ये लगभग ये कांस्टेंट होता, ये बदलता नहीं। तो इसका चाल होता है 3 × 10⁸।
और जो वायु में प्रकाश की चाल होता है, वायु एयर हवा में, वो इससे थोड़ा कम होता है, निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा, लगभग ना के बराबर, बहुत ही कम, 2.999 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ 3 इंटू 10⁸ होता है, यहाँ 2.98। तो मतलब ये हुआ कि बहुत कम होता है। इसलिए जब हम हमको तो उपयोग करना रहेगा व्यवहार में, हम देखो हम निर्वात में तो नहीं जाएंगे, नहीं। अब शीशा ला के रखें तो शीशा हम निर्वात में तो नहीं रख सकते हैं, निर्वात कहाँ, वैक्यूम। तो जब भी हम करेंगे कोई भी उपयोग प्रैक्टिकली यहाँ कुछ करना चाहेंगे तो एयर में करेंगे, नहीं, एयर और ग्लास होगा, एयर और पानी होगा, जो भी हो, एक माध्यम तो एयर हवा जरूर होगा। तो हवा निर्वात के लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसलिए हवा में जो प्रकाश की चाल को माना जाता है वो लगभग जितना निर्वात में होता है, व्यवहार में उतना ही लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लिया जाता है हवा का स्पीड भी, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। नहीं, पानी, अब हवा जब लाइट चल रही है, प्रकाश चल रही है, किरणें प्रकाश की, तो हवा में कम रोकने वाला, हवा विरल हो गया, नहीं, पानी की तुलना में। पानी में प्रकाश की चाल धीमा हो गया, इसका मतलब पानी सघन हो गया, किसके तुलना में? हवा की तुलना में। तो हवा में से प्रकाश चल रहा है, जूं चला गया पानी में, पानी में धीमा हो जाएगा। और पानी में कितना हो जाता है? 3 लाख से आ जाता है 2.25 लाख, नहीं, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर कांच में देखें, शीशा ग्लास में देखें, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से सभी माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। चलिए आगे देखते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम। अब हमें ये पता चल गया कि माध्यम 2 तरह का होता है, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। जिसके तुलना में अगर हम प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है तो विरल माध्यम कहलाता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है वो सघन माध्यम कहलाता है। जैसे अगर हम पानी और गिलास में देखें तो पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, इसलिए पानी विरल माध्यम हो जाएगा, और गिलास कैसा हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। अगर पानी और हवा में देखें तो हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, तो हवा विरल माध्यम हो जाएगा और पानी सघन माध्यम हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छी तरह से याद करके रखना है कि जब भी किरणें, प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है, यहाँ पे किरणें कहाँ से कहाँ जा रही है? विरल से सघन में। यहाँ से कहाँ? विरल से सघन में। देखो, ये हवा है, ये विरल है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल धीमा चल रही है। ये ग्लास है, ये सघन है क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल धीमा चल रही है। नहीं, तो हवा से ग्लास में जा रही है, इसका मतलब जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तब होता क्या? ध्यान से देखिए, ये अभिलंब है, नहीं, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको अभिलंब 90 डिग्री पर है, नॉर्मल। तो जब भी प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो, आना चाहिए था इस रास्ता से, नहीं, इस रास्ता से आना चाहिए था। अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये किरणें इस रास्ता से निकल जाती, पर हुआ क्या कि ये ग्लास बीच में आ गया। ग्लास कैसा है? सघन माध्यम है। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब। और जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है और ये अभिलंब है। जैसे सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। नहीं, यहाँ से धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे रोकने वाला बहुत ज्यादा था, मतलब यहाँ पे सघन था, तो यहाँ प्रकाश धीरे धीरे चल रहा। लेकिन जैसे ही उसको फ्री मिला, एयर मिला, कोई रोकने वाला नहीं, सनाक सुनादम स्पीड बढ़ गया। नहीं, ग्लास का लाइट का स्पीड बढ़ गया। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता आज तक कि ग्लास से जब एयर में प्रवेश किया लाइट, तो यहाँ से इसका स्पीड बढ़ गया, नहीं, उसका स्पीड बढ़ाया कौन? उसका स्पीड बढ़ाया कौन? एक्चुअली उसके पास एनर्जी रहता है, यहाँ पे रोकने वाला बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे रोकने वाला नहीं है, तो यहाँ से धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे चल रहा। जैसे हवा मिला, कोई रोकने वाला नहीं, फ्री मिला, सनाक सुना निकल गया। स्पीड नहीं, इतना स्पीड निकलने के कारण हल्का तिरछे हो जाता और अभिलंब से दूर भाग जाता। यहाँ पे क्या हो रहा था? एकदम ऊपर से आ रहा था लाइट, एकदम स्पीड में बहुत, इसको कोई रोकने वाला नहीं, एकदम फ्री होता है ना, बाइक वाला चलता है जब फ्री रोड में कोई नहीं रहता, एकदम इतना स्पीड चलता है जैसे लगता है कि आज उड़ जाएगा। नहीं, चलता है सन बहुत ही स्पीड में, और बीच में एक ठोकर आ जाता है। जैसे बीच में एक ठोकर आता है, अपना रास्ता बदल जाता, नहीं, बाइक वाले का रास्ता बदल जाता। तो इसी तरह से किरण भी, इसका भी इधर से स्पीड में आ रहा था, इसको कोई एक ठोकर मिला बीच में, तो ये भी अपना रास्ता बदल दिया।
इस रास्ते से जाना चाहिए था लेकिन इस रास्ता से चला गया। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कब मुड़ जाता है अभिलंब क्यों? जब जब विरल से सघन में जाती है। जब धीरे स्पीड में चल रही थी, स्पीड में एकदम स्पीड में आ रही है, इधर से चीर के सम, जैसे उसको माध्यम मिलता है सघन प्रवेश करता, तो इसमें प्रकाश की चाल धीमा हो जाता है। धीमा होने के कारण हल्का मुड़ जाता है, हल्का मुड़ जाता है। ये है अभिलंब क्यों। वही अगर सघन से जा रहा था धीरे धीरे और विरल में गया, मतलब उसको रोकने वाला नहीं था, मतलब वो विरल हो गया, उसमें स्पीड बढ़ गया, सन हल्का भाग जाता है दूर। नहीं, तो जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश दूर भागती है, और विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलिए इतना याद रखिए अच्छा से। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में उतार सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। पार्श्विक विस्थापन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करते हैं।